हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास एमपीपीएससी। हिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है और इसमें हम स्टोन एज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हमारे चैनल के बारे में। इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च ऑप्शन पे क्यूबी क्लास एमपीपीएससी सर्च करना पड़ेगा। ये येलो कलर का लोगो मिलेगा और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे बहुत सारे हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्विज़ फॉर्मेट में डालते हैं, एमसीक्यू पैटर्न पे डालते हैं, तो आप उन प्रश्नों का अभ्यास क्विज़ फॉर्मेट में वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल पे अभी 2 सब्जेक्ट पैरेलल पे चल रहे हैं, एक ज्योग्राफी है और एक हिस्ट्री है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ साथ उनके प्रैक्टिस सेशंस भी हम रन कर रहे हैं। जो भी टॉपिक हम यहाँ पे, जो भी वीडियोज़ हम यहाँ पे डालते हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस, एमसीक्यू या फिर अदर फॉर्म्स में, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म्स में क्वेश्चन हम उधर प्रैक्टिस सेशन पे करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल मन में ये उठता है कि क्या इस कंटेंट के अलावा आपको कुछ और पढ़ना है? तो रेफरेंस रीडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट 1, हमारे अतीत 1 पढ़िए। कक्षा 12 में स्टोन एज नहीं दिया हुआ है। जितना भी स्टोन एज है वो आपको क्लास 6 की एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी में मिलेगा। एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी यही है जो आपके सामने है। इसका इंडेक्स भी आप देख सकते हैं, ये इसका इंडेक्स है। इस पर बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है ये आप देख सकते हैं, ये स्टोन एज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो कंटेंट को यहाँ से हम शुरू करते हैं। स्टोन एज से पहले हमने ये देखा था कि कुछ जो हमारा टाइम पीरियड है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में बटा हुआ है। जैसे सबसे छोटी इकाई टाइम की होती है सेकंड, सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है आवर यानी घंटा, और उससे बड़ा होता है डे, दिन, जो कि पर्टिकुलर वीक में या वॉल्यूम में आगे चलता जाता है। इसी प्रकार जो वीक है उससे बड़ा होता है मंथ और उससे बड़ा होता है साल यानी ईयर। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं यानी पृथ्वी के समय काल की बात करते हैं, उसको भी हमने कुछ ऐसे हिस्सों में बांट रखा है। इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट है वो ईयन है, उससे छोटा एरा है, उससे छोटा पीरियड होता है, और इधर देखिएगा पीरियड को हमने एपॉक्स में बांटा हुआ है। आगे हिंदी में इसकी स्लाइड्स है, अभी इंग्लिश में देख लीजिए। तो सबसे बड़ा ईयन होता है। ईयन में आपको बेसिकली सीनोजोइक ईयन पे, फेनेरोजोइक ईयन पे सीनोजोइक एरा याद रखना है। ठीक है, आप फेनेरोजोइक को भूल भी सकते हैं लेकिन आपको सीनोजोइक एरा याद रखना है। ये सीनोजोइक एरा पर्टिकुलरली आगे 2 पीरियड में बटा हुआ है, एक है क्वाटरनरी पीरियड, एक है टर्शियरी पीरियड। प्रेजेंट पीरियड जो है वो क्वाटरनरी पीरियड है। ठीक है, प्रेजेंट पीरियड जो है वो क्वाटरनरी पीरियड है। अब इधर देखिएगा, इस क्वाटरनरी पीरियड को हमने 2 एपॉक में बांटा हुआ है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन, तो हमें कुल मिला के ये प्लिस्टोसीन और ये होलोसीन याद रखना है। फिर से देखिएगा, सीनोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा 2 पीरियड में है, क्वाटरनरी और टर्शियरी। टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी आता है। ठीक है, ये सबसे पुराना पार्ट है। हेडन एरा, हेडन ईयन जो है ये सबसे पुराना है। इधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम रिसेंट टाइम पे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये पुराना है, ये सबसे नया है। सबसे नया है मतलब क्वाटरनरी पीरियड सबसे नया है। ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड में 2 एपॉक हैं, होलोसीन और प्लिस्टोसीन। ये नाम आपको याद रखने हैं, होलोसीन और प्लिस्टोसीन। इसी प्रकार से अगर हम हिंदी में इसको देखें तो ये जो सीनोजोइक एरा है ये 2 क्वाटरनरी और टर्शियरी पीरियड में यानी तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प में बटा हुआ है। तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प में हमको बेसिकली चतुर्थ कल्प की ओर जाना है। चतुर्थ कल्प को 2 एपॉक में यानी 2 युगों में बांटा हुआ है। पहले आता है प्लिस्टोसीन यानी अभिनूतन काल, और उसके बाद आता है होलोसीन यानी कि आधुनिक युग। ठीक है, अब इससे हमारा क्या रिलेशन है हिस्ट्री का? तो हमारा जो ह्यूमन का हिस्ट्री है वो प्लिस्टोसीन यानी कि अभिनूतन पार्ट से शुरू हुआ है। वो कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट ग्लेशियल टाइम पीरियड, है ना। पोस्ट ग्लेशियल का मतलब है, ग्लेशियर मीन्स बर्फ,
तो ये जो प्लीस्टोसीन पीरियड था, अभिनूतन पीरियड था, ये पृथ्वी पे आइस एज के नाम से जाना जाता है। इसी को हिंदी में हिमयुग बोलते हैं। मतलब ये है कि जो हिमयुग, हमारा अंतिम हिमयुग था, जो लास्ट आइस एज था, वो प्लीस्टोसीन पीरियड में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आइस एज खत्म हो गया और मॉडर्न टाइम पीरियड यानी आधुनिक युग यानी कि होलोसीन वो शुरू हो गया। यानी ग्लेशियर, पूरे अर्थ में ग्लेशियर ही हुआ करते थे। ग्लेशियर जब पिघले तो उसके बाद का पार्ट जो है वो पोस्ट ग्लेशियर कहलाया। पोस्ट ग्लेशियर पार्ट को हमने होलोसीन बोला हुआ है। अब एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि अगर प्लीस्टोसीन की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो क्या इस बर्फ़ में खेती पॉसिबल है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पॉसिबल है? आंसर है नो। तो प्लीस्टोसीन पीरियड में हमको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अर्लियर ह्यूमन यानी शुरू के जो मानव थे उनका विकास प्लीस्टोसीन से शुरू हो गया है, और जो आधुनिक युग है वो आधुनिक मानव का युग कहलाता है। ठीक है। अब इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो ये जो प्लीस्टोसीन पीरियड है ये लगभग 10,000 लाख वर्ष से 20 लाख वर्ष तक के बीच का है। 20 लाख वर्ष होते होते आदि मानव का यानी कि जो ह्यूमन का जो पूर्वज हुआ करते थे उनका जन्म हो जाता है। और ये देखिए आधुनिक मानव जो है वो अभी से कुछ 20 लाख वर्ष के बाद से ये आधुनिक मानव हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। कैसे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें ये याद रखना है, प्लीस्टोसीन यानी अभिनूतन और होलोसीन यानी आधुनिक काल। प्लीस्टोसीन में मानव का जन्म हो गया था और आधुनिक काल में मानव का जो वर्तमान स्वरूप है उसका विकास हुआ है। प्रेजेंट होमो सेपियंस, जिसको हम होमो सेपियंस भी बोलते हैं, मॉडर्न मैन, वो प्लीस्टोसीन पे डेवलप हुआ है बेसिकली। ठीक है। लेकिन होमो सेपियंस वो प्लीस्टोसीन पे यानी अभिनूतन टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है। अगर वो सब आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, इतना याद रख लीजिए कि प्लीस्टोसीन पीरियड है जो अभिनूतन वर्ग टाइम युग है वो हिमयुग है, और जो होलोसीन है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान का युग है, यही आधुनिक युग है। हमारा काम इतने में हो जाएगा। चलिए, तो जैसा मैंने बोला आपको कि प्लीस्टोसीन पीरियड एक तरीके से आपका हिम युग हुआ करता था और वो सारी बर्फ होलोसीन पे पिघल गई। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है जब बर्फ पिघलने की प्रोसेस हो रही थी उसको हमने एक ट्रांजिशन पीरियड बोला है। ठीक है। अब हमने इसके पहले बात किया था कि स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो इसे बोला जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। स्टोन एज यानी पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो प्लीस्टोसीन वाला पीरियड था इसको हमने पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड बोला है। इसे हमने पैलियोलिथिक पीरियड बोला है। और ये जो होलोसीन वाला पार्ट है ये वाला, इसको हमने नियोलिथिक पीरियड बोला है। नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल बोला हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। होलोसीन मतलब नियोलिथिक नव पाषाण काल, प्लीस्टोसीन मतलब पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड देख लीजिए, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से 10 या 12,000 ईसा पूर्व तक का पीरियड हम प्लीस्टोसीन पे रखते हैं। और 10,000 वर्ष पूर्व के बाद का 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक का जो पार्ट है वो हम नव पाषाण युग की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है इसके लिए हमने एक नया समय काल देखा है, मध्य पाषाण काल। इसको हमने ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोला है? क्योंकि जो बर्फ हज़ारों सालों से जमी हुई है वो अचानक से एक दिन में तो नहीं पिघल जाएगी, उसको पिघलने में कुछ टाइम लगेगा। तो जो भी 2,000-3,000 वर्ष उस पूरी बर्फ को पिघलने में लगा है उस पूरे टाइम पीरियड को हमने मध्य पाषाण काल कहा है। ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड इस पूरे टाइम पीरियड को हमने कहा है। अब चूंकि बर्फ है तो एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकती, तो एग्रीकल्चर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर हमको होलोसीन पीरियड में देखने को मिलेगा। कृषि हमें न्यूलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलेगी। बर्फ वाले क्षेत्रों में क्या है, अब चूंकि बर्फ है तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे खेती संभव नहीं है। तो इंसान क्या करेगा? इंसान हंटिंग करेगा, जो जानवर उसे मिलेंगे
उनको मारेगा, उनको खाएगा, या फिर जो भी नेचुरल तरीके से फल फूल कंदमूल ये सारी चीज़ें हैं या कुछ मछलियां हैं उनको पकड़ेगा, उनको खाएगा। तो कुल मिला के उसकी जो आजीविका है, जो उसका बेसिक ऑक्यूपेशन है, दैट इज़ द हंटिंग एंड गैदरिंग। हिंदी में इसी को मैं बोलूँ तो आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, और संग्राहक का मतलब है कि जो भी चीज़ प्रकृति में है उसको स्टोर कर लेना, इकट्ठा कर लेना। ठीक है, तो आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, और संग्राहक का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा कर लेना और उनका इस्तेमाल करना। इकट्ठा करने वाली चीज़ों में क्या आ जाएगा? कुछ फल हो सकते हैं, ओके, कुछ कंदमूल हो सकते हैं, ठीक है। और नवपाषाण काल में जैसे कि हमने बात किया कि कृषि का विकास हो गया है। कृषि का विकास क्यों हो गया है? बर्फ़ पिघल गई है, सब जगह हमको घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे या मैदानी एरिया मिल जाएगा। अब जब मैदानी एरिया मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे समय के साथ कृषि का विकास हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बीच वाले क्षेत्र में क्या है जिसको हमने मध्य पाषाण काल बोला है, यानी ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज मतलब होता है संक्रमण क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि जब अभिनव नूतन युग आधुनिक युग में परिवर्तित हो रहा है तो जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है अर्थात उसमें अभिनव नूतन के भी लक्षण दिखाई देंगे और आधुनिक युग का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, उस बीच के क्षेत्र को हम संक्रमण काल यानी कि ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। तो और इसी ट्रांजिशन पीरियड को हमने मध्य पाषाण काल में विभाजित किया हुआ है। इसका टाइम पीरियड लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। यहाँ पे ऐसा टाइम का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड पीरियड नहीं है। अगर जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली स्टोन एज की बात करते हैं, तो 2, 4, 6,000 साल आपको आगे पीछे मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक, 6,000 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग डाटा डाले हैं। ये जो डाटा है ये एनसीईआरटी कक्षा 6 का है, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और ये जो डाटा है 6,000 से 3,500 ईसा पूर्व, ये दूसरी स्टैंडर्ड बुक आर.एस. शर्मा पे मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2,000-3,000 वर्ष जो है स्टोन एज में कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आप कोई भी डाटा पढ़ सकते हैं, कोई भी एक डाटा लेके रख सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों डाटा यहाँ पे डाल दिए हैं। 2 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी है आर.एस. शर्मा की, उससे रेफरेंस में हमको ये मिलता है, और जो नई एनसीईआरटी है कक्षा 6 की, उसमें 10,000 से 4,000 तक का टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं पुरा पाषाण काल की। ठीक है, पुरा पाषाण काल की हम बात करने जा रहे हैं इसकी। अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए, अभी हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा, पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल पे रहेगा। पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 20 लाख ईसा पूर्व से लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसको हम लेके चल रहे हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरा पाषाण काल मतलब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड मतलब उच्च पुरा पाषाण काल। अब इसको निम्न, मध्य और उच्च क्यों बोला है, लोअर, मिडिल और अपर क्यों बोला है? देखिए, अगर कोई भी चीज़ पुरानी है, ठीक है, कोई भी पत्थर है वो पुराना है, तो जब हम उस जगह की खुदाई करेंगे तो जो चीज़ सबसे पुरानी है वो मुझे सबसे नीचे दिखाई देगी, जो चीज़ उसके बाद डेवलप हुई है वो उसके ऊपर मिलेगी, तो जब मैं खुदाई करूँगा तो वो मुझे बीच में मिलेगी, और जो चीज़ सबसे नई है वो मुझे सबसे ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, वो मुझे सबसे ऊपर दिखाई देगी। तो जब अब ये येलो वाला या जो पीला वाला लाइन है वो हमारा प्रेजेंट सरफेस है। अब जब मेरा पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ से खुदाई करना शुरू करेगा तो जो हिस्सा सबसे ऊपर आपको मिलेगा यानी ये येलो वाला, ये सबसे नया होगा। ठीक है, इसको मैंने उच्च पुरा पाषाण काल में माना रखा है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड।
ये पेलियोलिथिक का जो डिवीज़न है वो खुदाई पे मिले अवशेषों की हाइट को लेके रखा गया है। जो सबसे ऊपर मिलेगा, जो अवशेष सबसे ऊपर मिला है, ठीक है, वो उच्च पुरा पाषाण काल है। जो अवशेष उसके नीचे मिलेगा, यानी सबसे ऊपर ये येलो वाला हो गया, जो उसके नीचे मिलेगा खुदाई करने में वो मिडिल पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल है, ठीक है। और जो अवशेष सबसे नीचे मिलेगा वो निम्न पुरा पाषाण काल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड को अपर मिडिल और लोअर में बांट दिया है। लोअर मतलब सबसे पुराना, अपर मतलब सबसे नया, उच्च मतलब सबसे नया, निम्न मतलब सबसे पुराना। अब इससे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको बता दूं। मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में और मीजोलिथिक पीरियड में, ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड में लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इन दोनों को अलग रखिएगा। हमने जो आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो हमने इस पूरा पाषाण काल के 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है। इस पूरा पाषाण काल के पैलियोलिथिक के हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, लोअर, मिडिल और अपर, निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। ये मध्य पूरा पाषाण काल नहीं है, ये इसके बाद आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो इसके बाद हमको शुरू करना है निम्न पूरा पाषाण काल। तो पूरा लोअर पैलियोलिथिक मीन्स पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर एगो से, यानी 20 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये वो पीरियड है जब एप्स से, यानी कि बोला जाए तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन सब से ह्यूमन का डेवलपमेंट जस्ट अभी अभी हुआ था, ठीक है। और इसका एकमात्र गोल था, जीवन का एक ही काम था, सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसे सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सोशल लाइफ कैसी थी? तो इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कोई गाँव का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई विलेज नहीं बना है अभी तक, तो लोग ग्रुप्स में रहते थे। कुछ ग्रुप में 10 लोग होते थे, कुछ में 15-20, ऐसे 10 से 50 लोग तक के ग्रुप के हमको एविडेंसेस मिले हैं। अब ये कैसे मिला है? तो इससे डिफाइन होता है कि जिस साइट पे ये लोग रहते थे वो साइट कितना बड़ा है। उस साइट में रहने के लिए हमको ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे 10 से मतलब मिनिमम 10 लोग या 8 लोग, ऐसे साइज मिले हैं उन साइट्स के कि 10 या 8 लोग रह सकते थे, या मैक्सिमम ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे मैक्सिमम 50 लोग रह सकते थे। तो हमने इन 10 से 50 लोगों के जो ग्रुप्स थे उनको बैंड नाम दिया है। मतलब ये है कि अभी विलेजेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इंसान जो है जिन ग्रुप्स में रहता था उन ग्रुप्स को हमने बैंड कहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे टाइम पे उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब सरवाइव करने के लिए वो क्या करता था। तो हमने पहले ही बात की है कि वो हंटिंग और गैदरिंग करता था। हंटिंग का मतलब ये है कि सारे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को मारना, पकड़ना, उनका मांस खाना, और जो भी नेचर से डायरेक्ट चीज़ें अवेलेबल होती हैं जैसे कंदमूल, फल, फूल, इन सब को इकट्ठा करना यानी गैदरिंग करना। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग रहते कहाँ थे। तो आपको जान के एकदम आश्चर्य हो गया कि वो एकदम नदियों के किनारे नहीं रहते थे, ठीक है। हालांकि सारे के सारे जो भी हमको साइट्स मिले हैं, स्थल मिले हैं इस समय के, वो नदियों के आसपास मिले हैं, लेकिन एकदम नदी के किनारे नहीं रहेंगे। क्यों? सपोज़ ये नदी है, अब नदी में पानी पीने के लिए अदर एनिमल्स या जानवर भी आएंगे, शेर भी आएगा, गैंडा भी आएगा, तेंदुआ भी आएगा, और अगर उसे पता है कि इस नदी के किनारे एक इंसान रहता है तो उसे आएगा, अटैक करेगा और उसे खा लेगा, ठीक है। तो वहाँ से इंसान ख़त्म हो जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए वो एकदम रिवर के किनारे नहीं रहेंगे, रिवर से थोड़ा दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई माउंटेन है, वहाँ पे उन माउंटेन्स में पत्थरों के बीच में कोई केव यानी गुफा, और इसी को रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, तो कोई केव या रॉक शेल्टर में वो छुप के रहेंगे। नदियों से या किसी भी वाटर बॉडी से सिर्फ इतनी दूरी रहेगी कि ज़रूरत पड़ने पर उनको आसानी से पानी मिल सके, ठीक है, लेकिन वो नदी के एकदम किनारे नहीं रहेंगे।
इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता था, कोई भी केव या रॉक शटर्स जिसको एक छोटे पत्थर से जिसका मुंह बंद किया जा सके, या वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होगा जहाँ पर नॉर्मल कोई भी शेर, चीता, भालू या तेंदुआ, ऐसा लेपर्ड जैसा कोई जानवर वहाँ तक ना पहुँच पाए। ओके, टूल्स कौन से यूज़ करते थे, तो 3 टूल्स के नाम आपको याद रखने हैं। उनमें से पहला है हैंड एक्स, दूसरा है क्लीवर और तीसरा है चॉपर। ये बड़े बड़े टूल होते थे। जस्ट हमने अभी अभी टूल्स को यूज़ करना सीखा है, तो उस समय टूल्स को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं किया जाएगा, बहुत पतला नहीं किया जाएगा, उनका एज बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होगा। उनका मेनली इस्तेमाल होगा उनको फेंक कर मारने में, या फिर किसी जानवर के पीछे दौड़ते हुए उसके ऊपर इससे प्रहार करने पर या अटैक करने पर वो जानवर मर जाए। इन टूल्स का सिर्फ इतना ही यूज़ है। उसके बाद उन जानवरों को पकड़ना और उनकी खाल को यानी स्किल को कट करना, और ताकि उनका जो मीट है वो हम निकाल सकें। तो कुल मिला के भारी पत्थरों का इस्तेमाल जानवरों पे हमला करने पे, उनकी खाल को फाड़ के उनका मीट निकालने पे। इसके अलावा अगर कोई ट्री है और ट्री के नीचे कोई जड़ है जिसे हम कंदमूल कहते हैं, उसको हम खा सकते हैं, तो उसके आसपास की मिट्टी को खोदने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मेनली ये पत्थर क्वार्ट्ज के बने हुए हैं। आपको 3 नाम याद रखने हैं। हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स का मतलब है एक ऐसी कुल्हाड़ी जिसमें बेंत नहीं है। जैसे ये कुल्हाड़ी है जिसमें बेंत होता है, तो इसमें बेंत नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ऊपर का ये वाला पोर्शन मिलेगा जो अभी मेटल का बनता है। इस मेटल की जगह वो लोग सीधे पत्थर का यूज़ करते थे और इस पत्थर को सीधे हाथ से पकड़ते थे, इसलिए हमने उसको हैंड एक्स बोला है। ठीक है, क्लीवर का मतलब वो होता है जो उसके जिसका एक एज शार्प हो उसको क्लीवर बोलते हैं, और चॉपर का मतलब ये होता है जिसके दोनों एज शार्प हो, उसको चॉपर बोला जाता था। तो ये बेसिकली खोदने के लिए, काटने के लिए, या किसी जानवर के मांस को निकालने के लिए, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे। ये यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है हैंड एक्स का, तो इनसे आप समझ सकते हैं कि ये पत्थर कितने बड़े रहे होंगे। आइए इसके बाद चलते हैं साइट्स पे। देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी में पैलियोलिथिक साइट्स ये स्टार ट्रायंगल से शो किया हुआ है। यहाँ पे नियोलिथिक साइट्स ये वाइट डॉट से शो किया हुआ है। मेगालिथिक साइट्स जो अभी हमको नहीं पढ़ना है, ये हम आगे के लेक्चर्स पे देखेंगे। और मॉडर्न सिटीज़ को इन्होंने स्टार से दिखाया हुआ है। तो मॉडर्न सिटीज़ में मेरे लिए मुंबई है, उसके बाद ये कोलकाता है, ये मॉडर्न सिटीज़ हैं। अब हमको मॉडर्न सिटीज़ तो पता है, हमको बेसिकली पेलियोलिथिक साइट्स देखनी है। पेलियोलिथिक साइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भीमबेटका। ये देखिए, भीमबेटका भोपाल से थोड़ी दूर पर, लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका आता है। इसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो ये हुंसी है, हुंसगी है। ये हुंसगी, ये हुंसगी जो है ये कर्नाटक में आता है। उसके नीचे ये कुरनूल केव्स हैं, कुरनूल की गुफाएं हैं, ये आज के आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर हमें लोअर पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल के हमको कुछ एविडेंस या साक्ष्य मिलते हैं। ये साइट्स जो हैं ये मेनली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हमको इसके अलावा कुछ साइट्स और पढ़ने हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो सोहन वैली है। सोहन वैली आज के पाकिस्तान पे मिलता है। इसके बाद दूसरी आपको बेलन वैली मिलेगी। बेलन वैली यूपी में मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र के आसपास देखने को मिलेगा। एमपी में रायसेन में भीमबेटका है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राजस्थान में डिडवाना एक प्लेस याद रखना है। इसके बाद महाराष्ट्र में नेवासा कल्चर की बात होती है। ठीक है, हुंसगी और कुरनूल आंध्र प्रदेश में कुरनूल और कर्नाटका में हुंसगी, ये दोनों हमने अभी अभी एनसीईआरटी के इमेज में देखा हुआ है। ठीक है, तो सोहन वैली याद रखना है। बेलन वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे स्टोन एज के हर फेज़ के एविडेंस हमको बेलन वैली से मिलेंगे। भीमबेटका जो कि पेलियोलिथिक और मेजोलिथिक दोनों ही एज के लिए जाना जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेवासा, ये नेवासा का कल्चर एक अलग है, हुंसगी और कर्नूल। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अगर मैप में देखेंगे तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा हमारा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, ये यमुना के वेस्ट में
मतलब यहाँ से निकल के ये यमुना है, यहाँ से निकलते हुए और यहाँ इलाहाबाद तक मिलता है। तो यमुना के पश्चिम में हमको ये पूरा क्षेत्र मिलता है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे हमको मिलेगा, ठीक है। तो सिंधु नदी कुछ ऐसे बहती है, तो यमुना और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद नर्मदा यहाँ से निकलती है और ऐसे फ्लो होते हुए अरब सागर में चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। इस नर्मदा रिवर की घाटी पे भी हमको देखने को मिलता है। फिर चंबल रिवर है, मैं वापस यमुना यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यमुना ऐसे गया हुआ है। चंबल यहाँ मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान और वापस मध्य प्रदेश से होते हुए ये चंबल यमुना में मिल जाता है। तो इस चंबल नदी के वैली के आसपास भी आपको बहुत सारी पैलियोलिथिक के साइट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगली रिवर है गोदावरी। गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है और उसके बाद ये तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करते हुए और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में चली जाती है। तो इस गोदावरी, ये जो मैं रेड कलर से करने जा रहा हूँ, ये गोदावरी नदी है। इस गोदावरी वैली पे भी आपको काफ़ी साइट्स मिलेंगी। इसके अलावा एक कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर भी महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटका तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश जाती है। ये नीचे वाला जो रेड लाइन है ये कृष्णा रिवर है। तो ये 5 मेन नदियों के आसपास आपको लोअर पैलियोलिथिक के साइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सोहन वैली हमने जैसे इसके पहले देखा इस मैप में, तो सोहन वैली आपका पाकिस्तान में है, तो यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा। बेलन वैली यहाँ मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद या प्रयागराज के आसपास है, ठीक है। इसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हुंसगी कर्नाटक में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। ये रेड वाला कुरनूल वाला रीजन है, ठीक है। ये येलो वाला आपका हुंसगी वाला रीजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक के, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सोहन वैली पाकिस्तान में है, बेलन वैली मिर्ज़ापुर प्रयागराज वाले क्षेत्र में है, यूपी में, ठीक है। ये रेड कलर से मैं भीमबेटका बना रहा हूँ जो आपके मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िले में है। इसके अलावा येलो कलर से, पीले कलर से आपको हुंसगी कर्नाटक में, और इसके अलावा हरे कलर से ये कुरनूल की साइट है, कुरनूल की गुफाएं हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सारे के सारे लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के, लोअर पैलियोलिथिक एज के यानी निम्न पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं। इनके नाम याद रखिएगा, ये नाम डायरेक्ट एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिडिल पैलियोलिथिक पे यानी मध्य पूरा पाषाण काल पे आते हैं। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। क्यों? उससे जाने से पहले इसका टाइम पीरियड देखते हैं। 1 लाख ईसा पूर्व से लगभग 50,000 ईसा पूर्व तक। इसके पहले लोअर पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक हमने माना है, ओके। और मिडिल पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड 1 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का हमने माना है, ठीक है। अभी भी कोई सोशल लाइफ में चेंज नहीं है, लोग ग्रुप में ही रह रहे हैं, बैंड्स में ही रह रहे हैं और स्टिल हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे हैं। मतलब बेसिकली वो अभी भी उनके जीवन की शैली में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। फ़र्क किस में आया है? फ़र्क आया है इनके उपयोग किए जाने वाले टूल्स में या औजारों में। हमने ब्लेड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब ब्लेड्स यानी पत्थर के ब्लेड की बात हो रही है। इसके पहले हमको क्वार्ट्ज के टूल दिखाई देते हैं। यहाँ पे फ्लेक्स, जिसको चर्ट पत्थर बोला जाता है, उसके कुछ टूल हमने बनाने सीख लिए हैं। पुराने वाले हथियार अभी भी यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ साथ हमको पत्थरों के ब्लेड देखने को मिल जाएंगे। ब्लेड से हम किसी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोरर्स, जिससे गड्ढा किया जा सकता है, स्क्रैपर्स, जिससे आप किसी चीज़ को खुरच सकते हैं, है ना। तो ब्लेड, वेधक और खुरचनी, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये नाम आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखें। ये उतने कठिन नहीं है और कई बार एग्ज़ाम्स में इनको देवनागरी लिपि में लेकिन इंग्लिश भाषा में लिख दिया जाता है। मतलब वो बोरस को बोरर, ऐसा हिंदी में बोरर लिख देगा और फिर उसके बाद आप उसको देख के परेशान होते रहेंगे। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 नाम ब्लेड, बोरर और स्क्रैपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें, ठीक है। बेसिकली जो स्टोन यूज़ हो रहा है या जो पत्थर यूज़ हो रहा है वो फ्लैक है, जिसको चर्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में हुई है सर, वो है डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज।
एक दिन इंसान बैठा हुआ था, इसी तरीके से वो पत्थर पर पत्थर टकरा कर कोई हथियार बनाने की कोशिश कर रहा होगा, उससे कोई चिंगारी उत्पन्न हुई और चिंगारी से आप देख सकते हैं ये दो पत्थरों के टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई और इससे वहाँ के आसपास के सूखी लकड़ियों और पत्तों पे आग लग गई होगी और इस तरह से अचानक से आग की खोज हो गई। ये आग की खोज आज भी मानव इतिहास में हुई खोजों में सबसे महत्वपूर्ण 2 खोजों में से एक मानी जाती है। गो। और इस तरीके से ये आग की खोज ने मानव के इतिहास में एक नई क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो मीट वो कच्चा खाता था वो उसे पकाकर खाने लगेगा। ये कैसे होगा? तो समझिए ये मानव है और ये किसी दिन एक मीट का टुकड़ा खा रहा था, धोखे से ये टुकड़ा आग में गिर गया, उसने वापस उसे उठाया होगा और उसे खा लिया। अब उसे स्वाद में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आया, द टेस्ट इज चेंज नाउ, सो ही अंडरस्टूड व्हाट इज अ ग्रिल्ड मीट। ठीक है, तो यहाँ से उसे भुजे हुए मांस का स्वाद पता लग गया। तो इसके पीछे भी आग की डिस्कवरी का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आइए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे सोहन वैली हमने पाकिस्तान में बात कर लिया, बेलन वैली हमने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में बात कर लिया, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, ये जो रेड कलर से मैं नदी निकाल रहा हूँ ये नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से होती हुई महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में चली जाती है। इस नदी घाटी के ही आसपास आपको ऊपरी क्षेत्र में, इसके नदी के उत्तर में आपको भीमबेटका दिखाई देगा, ये गोला, और यहीं पे आपको एक साइट मिलती है। इसके बाद नेवासा महाराष्ट्र में है और तुंगभद्रा जो है वो आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड की हम बात करते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल। अब ये क्या है? तो उच्च पुरा पाषाण काल में टाइम पीरियड है 50,000 BC से 12,000 BC तक, 50,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अभी भी सोशल लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ हथियार या औजार वैसे ही हैं, सिर्फ उनका पत्थर बदल गया है। अब हमें कहीं कहीं पर फ्लिंट स्टोन, जिसे चकमक पत्थर बोला जाता है, वो देखने को मिल जाएगा। चकमक पत्थर है नहीं, वो एक चमकदार से पत्थर होते हैं, जैसे ये वाला है, ये वाइट वाला, ये चकमक पत्थर है, ये थोड़े चमकदार से पत्थर है, ये भी हमको साथ साथ दिखाई देंगे। हथियार वही है, ब्लेड, बोरर्स, बुरुइंस और स्क्रैपर्स, ब्लेड, बेधनी, खोदनी, खुरचनी, और इसके अलावा आपके पुराने क्लीपर, चॉपर और हैंड एक्स यानी हस्त कुठार वगैरह अभी भी इस्तेमाल में हो रहे हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ साइट्स हैं जो हमें देख लेना चाहिए, इसकी भी कुछ साइट्स हैं जो हमें देखना चाहिए। इन साइट्स में मेजरली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर नर्मदा नदी वैली, गोदावरी नदी वैली, कृष्णा नदी वैली और बेलन नदी वैली ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पुरा पाषाण काल और अपर पैलियोलिथिक यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हमने देखे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा मीजोलिथिक बचता है और नियोलिथिक बचता है, यानी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद स्टोन एज का पार्ट 2 आएगा जो कि बहुत जल्द आएगा, और उस पर हम मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक की बात करेंगे। स्टिल मैं वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर सीरीज़ में कोई चेंज लाना है, कोई अमेंडमेंट है, कोई परिवर्तन आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए। आपके सभी प्रकार के सुझाव हमेशा वेलकम किए जाएंगे और उस हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक है। स्टोन एज का पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।